हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। ग्लोबल हालात आपको पता ही हैं। मिडल ईस्ट, ईरान, इजराइल, अमेरिका जो कर रहे हैं वो आपको पता ही है। लेकिन इसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट क्रैश देखने को मिल रहा है, नया हफ्ता शुरू हुआ है और यहाँ पर एशियन मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। कोरियन मार्केट 8 से 10%, जैपनीज मार्केट 8 से 10% और बाकी की एशियन मार्केट इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट 2 से 3% क्रैश कर गई है। मतलब एक ही दिन के अंदर हजारों लाखों करोड़ों रुपए मार्केट से उड़ गया। और ये तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी एशियन मार्केट की। पिछले हफ्ते के अंदर जो तबाही मची है वो किसी से छुपी नहीं है। और शाम को जब यूरोपियन और एशियन मार्केट के बाद में अमेरिकन मार्केट खुलेंगी तो सोचिएगा, क्योंकि जो यूएसए की मार्केट है उसका जो फ्यूचर्स है वो भी 2% यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, जो कि इस साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इस लेवल पे आने वाला है तो लाजमी सी बात है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। अच्छी बात क्या है, नए हफ्ते की शुरुआत में इतने पैनिक के बाद में भी अभी भी बिटकॉइन का प्राइस 67, 68, $66,000 के आसपास झूम रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी आपको समझने की कोशिश करनी है, ये मामला जितना आगे बढ़ेगा उतना ही टेंशन वाली बात है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। गोल्ड सिल्वर के अंदर भी एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये ओवरऑल प्रेशर देखने को क्यों मिल रहा है? क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक सेफ हेवन एसेट की तरह यहाँ पर करते देखने को मिलेंगे? गोल्ड सिल्वर का क्या होगा? क्रूड ऑयल के अंदर क्या आग लगी हुई है भाई। हिस्टोरिकली 2022 के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि $115 के ऊपर चला गया है क्रूड ऑयल। सिलेंडर के प्राइस तो हम सबके घर में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। कमर्शियल जो है सिलेंडर वो भी बढ़ चुका है, यानी कि महंगाई की मार तो ऑलरेडी पड़ चुकी है। लेकिन जो इस टाइम पे हो रहा है, पिछले महीने $55-60 पे था पर बैरल क्रूड ऑयल और इस टाइम पे ऑलमोस्ट डबल या उससे ज़्यादा हो चुका है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पेट्रोल और जो डीजल हम यूज़ कर रहे हैं उसको कब तक प्राइस जो है इस लेवल पे रह सकता है। देर सवेर में वो भी बढ़ता देखने को मिल सकता है और वो बढ़ेगा तो उसकी मार भी हम सब पे पड़ने वाली है। लेकिन ये जो मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है, क्या मैटर या क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है वो तो आपको बताऊंगा ही। क्या ये भी एक बड़ा रिसेशन ट्रिगर कर सकता है? अब एक बड़ा सवाल ये निकल के आने लगा है, क्या 2008-2009 में जो हमारे साथ हुआ था बड़ा मार्केट क्रैश वो देखने को मिल सकता है? क्या क्या कहानी निकल के आ रही हैं, डिफरेंट जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। बेटर है शांति से बैठे रहो। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कोई बात नहीं, हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, कुछ महीनों के अंदर सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो जाती है और उसके बाद मार्केट रिकवर कर जाती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में कर रहे हो तो भैया ऐसी सिचुएशन के अंदर हाथ डालने की कोशिश मत करो। हम तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, बाकी डिसाइड आपको करना है। लेकिन बहुत कुछ है आज बताने समझाने के लिए। क्रिप्टो करेंसी में क्या करें, गोल्ड सिल्वर में क्या करें, स्टॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट्स के अंदर ग्लोबल क्या करें, सब कुछ बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। दिल दहला हुआ है। वैसे ही बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वाले हम जो हैं उनकी हालत ख़राब थी और ये इतना बड़ा इशू निकल के आ गया, उससे कहीं ना कहीं सिचुएशन सुधरने वाली तो है नहीं। तो यहाँ पर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी रेगुलर अपडेट्स आपको करते रहें। शॉर्ट्स के माध्यम से हम रेगुलरली आपको जो भी सिचुएशन डेवलप हो रही है वो आपको बता ही रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार ग्लोबल सिचुएशन क्या बन रही है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे प्रेशर क्यों बन रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। भैया मैं जब कुछ विजुअल्स आए थे ना, मैं तो बता नहीं सकता था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए यार, ऐसा भी कोई कुछ हो सकता है। यहाँ पे पिछले हफ्ते तक तो जो हमने सुना था कि एक दूसरे पे मिसाइल छोड़ रहे हैं, ये तबाह कर रहे हैं, वो तबाह कर रहे हैं, ईरान की टॉप लीडरशिप को उन्होंने हटा दिया। लेकिन जो कल या पिछले इस वीकेंड पे देखने को मिला, जिसकी वजह से क्रूड का प्राइस $110-120 पे पहुंच गया है, सीधा $90 से 20-25% की उछाल लगाई है। उसके पीछे एक रीज़न था, वो था कि जो ईरान के डिपो हैं ऑयल के, जहाँ पे ऑयल है, क्रूड ऑयल नहीं है, जहाँ पे ऑयल रिज़र्व ये सब रखे रहते हैं, और एक जगह नहीं 2 से 3 जगह पे इजराइल और अमेरिका ने वहाँ पर उनको उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। और जो विजुअल निकल के आए, नालियों में भी ऑयल बह रहा था और उसके अंदर भी आग लगी हुई थी।
और यहाँ बात रुकने वाली नहीं है। जब इतना बड़ा भंडार किसी सिटी के अंदर फूटता है तो भैया वो जाता तो हवा में ही है। हवा में जाए तो सुनने में आया कि वहाँ पे यार बारिश भी ऑयल की हो रही है, और उस पूरा का पूरा अगले दिन या अगले अब पिछले 2 दिन से देखते हो काला धुआं छाया हुआ है आसमान के अंदर, और वहाँ पे सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और एक विजुअल तो ये भी आया कि कार पे से जैसे कि धूल हटाते हैं ना, कभी धूल जम जाती है, बंदे ने हाथ लगाया, उंगली पे आई कालिक। तो समझ लीजिए हर जगह पे अगर पेट्रोल और डीजल के ऐसे जो अंश मिलेंगे और ऐसा कुछ होगा तो हालत कितनी बुरी हो सकती है। तो ये इसका मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है, अब आम आदमी पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी सिचुएशन हो चुकी है। और ये सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रहे हैं, सुनने में तो ये भी आया है बहरीन, जहाँ पे डीसैलिनाइजेशन होती है वाटर की। अब ये क्या होता है थोड़ा सा बता दूं। अगर आपको पता है मिडल ईस्ट के अंदर खुद के ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज तो है नहीं, तो वो खारे पानी को मीठा करते हैं ताकि आम आदमी को जो है पहुंचाया जा सके और वो उसको पी सकें, क्योंकि खारा पानी आपको पता है नहीं पिया जा सकता, कंज्यूम नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है और प्यासे भी लोग तरसते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब उन प्लांट्स पे भी अटैक करने शुरू कर दिया है एक दूसरे के। तेल तबाह, पीने का पानी तबाह, तो करोड़ों लोगों पे कितना इम्पैक्ट इसका पड़ता देखने को मिल सकता है। और करोड़ों लोगों की आप समझ लीजिए जान इस टाइम पे हलक के अंदर है कि उनको पता ही नहीं है आने वाले टाइम के अंदर उनके साथ क्या होता देखने को मिल सकता है। और आप समझ लीजिए इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। क्रूड ऑयल अगर 4 साल में अपने हाई के ऊपर है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर महंगाई की मार भी पड़ेगी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से क्रूड ऑयल जो है सप्लाई होता है, खासकर एशिया के अंदर, चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, और उस पे भी उन्होंने, ईरान ने बोल दिया कोई जहाज जा नहीं सकता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ओवरऑल सिचुएशन बुरी हालत के अंदर है, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है, और साथ के साथ इंडियन मार्केट के अंदर भी आज एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है, 3% का क्रैश। तो आप समझ लीजिए कि कितने बुरे हालात के अंदर इस टाइम पे हम जाते जा रहे हैं। और जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आ रही है, ईरान गिव अप नहीं कर रहा है और यहाँ पर और बड़े अटैक के लिए प्लान कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो अमेरिका और इजराइल हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि ज़मीन पे भी अपने लोग उतार सकते हैं, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव था रिजीम चेंज करने का, सत्ता परिवर्तन, वो कामयाब नहीं हुए इतनी तबाही मचाने के बाद में। और अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड जो है लेके आएंगे, इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में सालों साल फंसे रहे और वहाँ पर रिज़ल्ट घूम फिर के कुछ नहीं निकला। और ये सारी सिचुएशन की वजह से ओवरऑल हमारा कोई लेना देना नहीं, हम पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर ग्लोबल मार्केट के अंदर और पैनिक देखने को मिल सकता है। ये तो एक सिचुएशन बता रहा हूँ, इसके अलावा ग्लोबल रिसेशन, ओवरऑल बड़ी मार्केट 2008 वाली सिचुएशन भी बनते देखने को मिल सकती है। ये भी एक सवाल निकल के आने लगा है। क्यों? 2026 की शुरुआत में शिकागो का एक बैंक जो है डिफ़ॉल्ट कर गया था, बंद हो गया था। लोगों ने इग्नोर कर दिया, छोटा सा बैंक है, क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन यहाँ पर हद तो तब हो गई जब फ्राइडे को ब्लैक रॉक ने, जो उनका प्राइवेट क्रेडिट फंड है, उसमें से विड्रॉल देने के लिए मना कर दिया। किसी ने $4-5 बिलियन के विड्रॉल लगाए, भैया उन्होंने कहा लिमिट लगा दी कि 5% ही। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप बैंक में जाते हो, आपका 50 लाख रुपए पड़ा हुआ है और आपको कोई बोले भाई 50,000 रुपये ही निकाल सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत महसूस होगी। ऐसा क्या हो गया? मार्केट के अंदर फ्लोट होता है, कई बार कैश अवेलेबल नहीं होता। लेकिन ब्लैक रॉक कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, और यहाँ पे हमारी जो जीडीपी है, इकॉनमी है, 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर, उससे दुगना या तिगना वो एसेट मैनेज करते हैं। सोच लो कितना। और ये कहा जाता है सुबह शाम चाहें तो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी को सुबह शाम में बेच सकते हैं। अब वो अगर विड्रॉल में इशू आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग है, और आने वाले महीनों के अंदर एक बड़ा रिसेशन भी ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स तो इसके लिए भी कयास लगाने लगी हैं। वॉरेन बफेट 4-6 महीने पहले
400 ऑलमोस्ट 381 बिलियन डॉलर। अब ये लाखों करोड़ रुपए होता है, ये कोई 1000-2000 रुपए की बात नहीं हो रही, 1-2 करोड़ की बात नहीं हो रही, लाखों करोड़ों रुपए वो कैश के अंदर लेके बैठे हुए हैं। क्या आप समझ सकते हो कि क्या यही सिचुएशन की वजह से वो पहले ही 6 महीने पहले उन्होंने भांप लिया था? भैया बड़ा आदमी है, समझ सकते हो कि ये चीज़ें कहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए भैया दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से आते हैं। तो हमें भी थोड़ी समझदारी दिखानी है। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो भैया सारी सिचुएशन को अवॉइड करो। और बिटकॉइन को लेके खासकर बात करता हूँ तो जो बिटकॉइन के ETF हैं, पिछले हफ्ते जो बाइंग करी थी 15 दिनों के अंदर, 2 दिन अगर पिछले वर्किंग डेज में देखते हो, उनकी तरफ से एक हैवी सेलिंग देखने को मिली। और आप समझ सकते हो जब इशू इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं होल्ड तो वही है, इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं, ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर ही करते हैं। उनको भी लग रहा है ग्लोबल मार्केट के अंदर एक पैनिक है, तो यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की जो ETF है उनके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब यहाँ पे ये सेलिंग प्रेशर और बढ़ता देखने को मिल सकता है, क्योंकि USA के जो फ्यूचर्स हैं वो इस टाइम पे आप कह लीजिए अच्छा खासा गिरे हुए हैं। और ये बात सिग्नल मिलने लगे हैं। एशियन मार्केट की हालत आपको पता ही है, क्रूड ऑल टाइम हाई पे है, पिछले 4 साल की बात करते हैं। तो सिचुएशन जो है और बुरी हो सकती है। तो इसीलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की या ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत करो, सिचुएशन को यहाँ न्यूट्रलाइज होने दो। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो 2 सपोर्ट हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की, और ये मैं आपको लगातार पिछले 2-3 महीने से बोल रहा हूँ। एक है 55 से 60 हज़ार डॉलर, अगर यहाँ आए तो कुछ करने की कोशिश करना, नहीं तो शांति से बैठे रहो। और अगर यहाँ पर बुरे हालात में 50,000 डॉलर से भी नीचे आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप यार कुछ करना चाहते हो तो ये 2 सेफ लेवल लगते हैं कि यहाँ तक आएगा तो चलो हाँ यार, रिस्क हमारा कम हो जाता है बिटकॉइन को लेके। ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है मैं आगे बताऊँगा, लेकिन ये बिटकॉइन के अंदर ये प्रेशर जो बढ़ सकता है वो क्यों? क्योंकि USA की मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट, और USA के जो कंपनीज़ हैं जो होल्ड करके बैठी हैं उनकी तरफ से, क्योंकि USA की मार्केट गिर रही है तो उनकी तरफ से इस पर प्रेशर आता देखने को मिल सकता है। ये तो एक रीज़न है। लेकिन जिस हिसाब से अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, बिटकॉइन फिर भी 67-68,000 डॉलर्स को होल्ड कर रहा है। एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है 69-70,000 डॉलर, जैसे मैंने बताया पिछले प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन अगर इसके पार जाता है तो अगर ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के एक ऑल्टरनेटिव की तरह लिया जाए तो हो सकता है एक उछाल भी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ईरान के अंदर अगर आप देखते हो, उनके जो ईरानियन जो करेंसी है उसकी तो कोई वैल्यू खास रही नहीं है। उनके एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, और बहुत ज़्यादा जो सुनने में आ रहा है वहाँ पे लोग अब इस सिचुएशन के अंदर गोल्ड से बेटर है कि भैया बिटकॉइन को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार गोल्ड फिजिकली है, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, कम से कम वो कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज तो कम से कम बिटकॉइन के साथ में, और ये चीज़ डाटा में निकल के आया है कि ईरान के अंदर बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम, एक सर्ज देखने को मिल रही है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पे जब सिचुएशन खराब होगी तो आप समझ लीजिए एक ऑल्टरनेटिव गोल्ड की तरह बिटकॉइन को भी लेते देखने को मिलेंगे। और हो सकता है इसी की वजह से इतना बड़ा प्रेशर, क्योंकि ऑलरेडी वैसे बहुत 50% ऑलरेडी गिरा हुआ है, और इतना बड़ा प्रेशर झेलने के बाद में भी अगर यहाँ टिकने की कोशिश कर रहा है तो आप कह लीजिए कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर बुरे हालात में 55-60 हज़ार डॉलर एक अच्छा जोन हो सकता है एक एंट्री बनाने का। ऑल्ट कॉइन्स को अवॉइड करो। इथेरियम के अंदर अगर कुछ करना है तो 1700 से 1800 डॉलर और एक 1400-1500 डॉलर के आसपास आए तो यहाँ फोकस करने की कोशिश करना। ऑल्ट कॉइन्स अगर होल्ड करके बैठे हो तो आपके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो 80-90% ऑलरेडी गिरे हुए हैं। तो बेटर है कि जब रिकवरी आएगी तो उसमें जाता देखने को मिले। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो भैया यहाँ पर फ़िलहाल कुछ करने से बचना चाहिए। सेम ही सिचुएशन अभी गोल्ड और सिल्वर के साथ क्या सिचुएशन हो रही है उसको भी समझिएगा। गोल्ड जो है स्टक है, सप्लाई मिल नहीं पा रही है। दुबई के अंदर तो जो शॉपकीपर्स हैं अब वो जो है सस्ते डिस्काउंट पे दे रहे हैं, यानी कि भैया उसके ऊपर देखो सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, ना प्लेन उड़ पा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि आए दिन दुबई UAE के अंदर भी अटैक हो रहे हैं ड्रोन के, मिसाइल के। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि भैया वो भी नहीं जा पा रहा है, तो उनके पास में तो खर्चे हैं ही ना अपने, तो वो भैया डिस्काउंट पे गोल्ड बेच रहे हैं।
सुनने में तो ये भी आ रहा है कि दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी क्रैश करते देखने को मिल रही हैं और 15 से 25% का वहाँ पे क्रैश देखने को मिल रहा है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, क्योंकि जो भी सिचुएशन वॉर के अंदर होगा, जो भी कंट्री, कहीं ना कहीं उनके प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अब ये भी सिचुएशन जो है आप समझने की कोशिश कीजिएगा, रियल स्टेट पे खासकर मिडल ईस्ट के इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हैं, ये कुछ भी हो बेटर यही रहे, कुछ करने से बेटर है ना ही करें। लेकिन यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को लेके देखना है। गोल्ड फिलहाल $5000 के आसपास 21 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। क्या है, गोल्ड स्टक क्यों ना हो, लेकिन आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है वो एक सेफ हेवन एसेट है और आने वाले टाइम के अंदर हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई नया बनाता देखने को मिले। सिल्वर के साथ थोड़ा सा केस अलग है, सिल्वर थोड़ा वॉल्टाइल भी होता है और साथ के साथ में उसका जो पीछे ग्रोथ देखने को मिली पिछले 1-2 साल के अंदर वो इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से, और जितना पैनिक दुनिया के अंदर हो रहा है, ग्लोबल रिसेशन आता देखने को मिल सकता है, इकॉनमीज थोड़ी मंदी आती देखने को मिल सकती है, तो उसका यूज़ भी तो कम होता देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर ऑप्शन है तो बेटर है सिल्वर को थोड़ा अवॉइड करो। गोल्ड को अगर होल्ड करके बैठे हो तो लंबे समय में हमें लगता है कि ये भी आपको निराश नहीं करेगा। बाकी सिल्वर अगर अच्छे लेवल पे मिले, ऑलमोस्ट अगर सिल्वर का अगर डॉलर में देखते हैं, अगर 60 से $70 के आसपास आए तो यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करना। दोस्तों बहुत कुछ सिचुएशन बुरी है, कई बार तो ऐसा लगता है यार ये हो क्यों रहा है, फिर समझ में आता है एक और नई स्टोरी निकल के आ रही है। वेनेजुला का जो क्रूड ऑयल है ना, उसको तो उन्होंने जो है आपको पता ही है, उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया था, अपने देश ले गए ट्रम्प भाई साहब। और वेनेजुला का जो ऑयल होता है वो थिक नहीं होता, वो बहुत गाढ़ा होता है, थिक होता है। अब उसके अंदर भी मिक्सिंग करनी होती है, वो कुछ हल्के ऑयल की, और वो मिलता है भैया मिडल ईस्ट से, ईरान, सऊदी अरेबिया, क्योंकि उनका पतला होता है, उसको मिला के ही वो उसको जो है कहीं ना कहीं जो है पाइपलाइन के थ्रू चला सकते हैं। वेनेजुला पहले भी करता था। अब ये कहा जा रहा है कि भैया इस चीज़ के लिए भी हो सकता है कि ऑयल पे यहाँ पर कब्जा करना चाहते हो, और वेनेजुला, ईरान, सऊदी अरेबिया दुनिया के 3 सबसे बड़े जो है रिज़र्व हैं। तो आप समझ लीजिए सब पे किसका कंट्रोल होने वाला है या करने के प्लान चल रहा है। तो बहुत सारी स्टोरी चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भैया लड़ाई जो हो रही है, अब यहाँ पे जो हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वो भी भरपाई जो ईरान का ऑयल है उससे की जाएगी। तो सोच लो किस लेवल पे कहाँ दुनिया जा रही है। लेकिन आम आदमी की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर कोई राहत नहीं है और आम आदमी इस टाइम पे बहुत परेशान है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप कह सकते हो सारी दुनिया इस टाइम पे एक बड़े रिस्क के अंदर है। मैं तो क्या दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो भी हो वो जल्दी से हालात सुधरे और लोगों को सद्बुद्धि आए और दुनिया शांति की तरफ जाए। जो भी होगा मैं आपको अप टू डेट तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।